ये तो नई चीज स्ट्रीम यार्ड पे पता। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ दो महानुभाव जुड़ गए हैं, बाबा रामदास जी और अभिषेक तिवारी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। बाबा जी को भी प्रणाम, बहुत विशेष प्रणाम। जय श्री राम। अभिषेक भाई, आज दो तीन मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। खास तौर से एक तो कैबिनेट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कल नीतीश बाबू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। बहुत संभव है कल कैबिनेट से अनुमति लेकर के वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को सौंपें ताकि अगली सरकार के गठन की क्रिया प्रक्रिया शुरू हो सके। नंबर दो, एक रिपोर्ट ये आई है और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है कि इस बार मुस्लिम एमएलए घट करके केवल 11 रह गए हैं। 2010 और 2020 में 19 मुस्लिम एमएलए जीत करके आए थे और 2015 जब ये महागठबंधन नीतीश भी लालू यादव के साथ थे, कांग्रेस भी थी, वामपंथी भी थे, तो मैक्सिमम 24 मुस्लिम एमएलए जीत करके आए थे। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। जो दूसरे चरण के मतदान से पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, क्या उसका भी वोटिंग ट्रेंड पर कोई असर पड़ा है और लोगों ने ये मन बना लिया कि भाई मुस्लिम्स को तो जीत कर नहीं जाने देना है? कुछ ऐसा हुआ है क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे, शपथ कब होगी और शपथ की क्या तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो बेवजह की चर्चा है। मुझे लगता है 10वीं बार नीतीश के शपथ लेने में कहीं कोई बाधा नहीं है, 1% भी नहीं है। आगे जाकर के क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो जिस तरह का जनादेश आया है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चाहेंगे कि नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार बने और जो बहुत सारी जबानें कैंची की तरह चलती हैं, जरा उनको भी कुंद किया जाए। तो सबसे पहले मैं चलता हूं अभिषेक तिवारी जी के पास, जो पटना में ही बैठे हैं, सारी गतिविधियों पर बहुत बारीक नजर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो साहब, जो कल कैबिनेट बुलाई है नीतीश बाबू ने, क्या इसके बाद रिजाइन करेंगे? और फिर अगर विधायक दल की बैठक होनी है तो वो कब होगी? संयुक्त विधायक दल की कब होगी? और शपथ समारोह कब तक हम उम्मीद करें कि होगा? मेरे पास जो सर जानकारी है, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मेरे पास जो जानकारी है सर, उसके अनुसार 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और 6 विधायक पे 1 मंत्री बनना है, लेकिन चूंकि वो नंबर हम और आरएलएम के पास नहीं है तो उनको ऑटोमेटिकली एक मंत्रालय मिल जाना है। इसके अलावे जो मुझे पता है कि 16 मंत्री बीजेपी से, 14 मंत्री जेडीयू से और 3 मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से बनने जा रहे हैं और 20 तारीख को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है। तो उससे पहले ही ये सारी चीजें जो है, आप जो बोल रहे हैं रेजिग्नेशन देना, स्वयं नीतीश कुमार जी रेजिग्नेशन देंगे, फिर नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे, ये सारा प्रोग्राम नीतीश कुमार जी स्वयं करेंगे। पर ये बड़ा हिस्टोरिक है बिहार के लिए। मतलब बिहारियों के प्रति नीतीश कुमार के कारण जो नजरिया बदला और इस बार जो हमने वोट किया है उसके कारण वापस बिहारियों के प्रति जो दुनिया भर से सम्मान मिल रहा है कि बिहारियों ने बताया कि राष्ट्र चिंतन कितना बड़ा है इनके लिए, ये राष्ट्र को कितनी प्राथमिकता देते हैं, मोदी जी के प्रति कितने गंभीरता से ये खड़े हैं, इनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है राजनीतिक रूप से, चाहे तमाम षड्यंत्र हो या हर बार षड्यंत्र को विध्वंस कर देते हैं उनका। ये
खोई हुई गरिमा है जो वापस बिहारी पा रहे हैं लोगों के दिलों में, पूरे देश में। बहुत लालू प्रसाद यादव के समय में ये हमारी खोई हुई गरिमा, मतलब बीइंग अ बिहारी, मैं बोलता हूं कचोटता था ये मन सर, पीड़ा थी इस बात की। और तभी हम जैसे राष्ट्रवादी खुल करके आए और बिहार के लिए, और बिहार बीइंग अ बिहारी, इस बात को हम लोग आगे रखते रहे कि भाई हमारे लिए राष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो बिहार का लेनिनग्राद था, जो वामपंथ था, जिस प्रकार से उसने बिहार को प्रोजेक्ट किया, आप देखिए ना सर, कुछ साधारण बात बताना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है आपके जी मन जी। से। कह किस प्रकार से समाजवाद के नाम पर बात करना था तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो सकती थी, जेपी की बात हो सकती थी, लोहिया की बात हो सकती थी, लेकिन मंच से किसकी बात होने लगी सर? राजद की तरफ से। राजद की तरफ से अंबेडकर जी के नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप बात करेंगे वहां से पेरियार तक पहुंच जाएंगे, तब दिक्कत है बिहारियों को। और इसके नाम पर हार्डकोर जो लेफ्ट किताबें, जो जेएनयू की आइडियोलॉजी वाली है, वो पुश की जा रही थी। बिहार ने सिरे से नकार दिया, बोला ना, हमारे यहां सब नहीं चलता भाई। हमारा समाजवाद अगर जागना है तो भैया जयप्रकाश नारायण है ना, क्या दिक्कत है? हमारे पास लोहिया जी है ना, ये सब हमारी तरफ नहीं चलता। अब ये सारा प्रोग्राम होने को है और नीतीश जी सबसे बड़े समाजवादी नेता के रूप में उभरे हैं। आने वाले समय में मैं मानता हूं कि इतिहास जब उनका आकलन करेगा सर, तो एक बहुत अच्छे शासक के तौर पर उनको लिखा जाएगा, उनके बारे में लिखा जाएगा। जी निसंदेह इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब बिहार का क्या हाल बना करके छोड़ा हुआ था, किस तरह का जंगल राज था, कोई सुरक्षित नहीं था, नरसंहार पर नरसंहार हुए जा रहे थे। 70 नरसंहार अकेले बिहार में उस दौरान हुए थे, और किसी को भी कहीं से भी उठा लिया जाता था, फिरौती वसूली जाती थी, कई बार हत्याएं हो जाती थी, जातीय संघर्ष हो रहे थे। तो बहुत बुरे हाल में बिहार था। आज के और उस दौर के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है, और नीतीश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप आलोचना करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर जैसी प्रतिष्ठा उन्होंने कमाई है और जो बिहार के लिए किया है, वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल है। बाबा जी, जिस मूल विषय पर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो ये कि बिहार जैसे राज्य में मुस्लिम प्रतिनिधित्व अगर विधानसभा में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या संकेत है? आप म्यूट हैं शायद। सर, मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा हो ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं। आपको याद होगा 14 में भी जो है उत्तर प्रदेश से बहुत कम मुस्लिम चुन के संसद पहुंचे थे। उसी तरह 17 में विधायक बहुत कम पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में। हालांकि बिहार का मेरे पास आंकड़ा नहीं है, पर राष्ट्रीय स्तर पे भी मुसलमानों का। और सर इससे इसको मैं जनरल एक ट्रेंड मानता हूं। इसको मैं कोई बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये बदलता रहता है और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जो है ये अप डाउन चलता रहेगा। और मुसलमान भी इतना ज्यादा, उसको एक बात पढ़ाई जाती है कि सब्र सब्र, हमारा भी वक्त आएगा, हमेशा योगी जी नहीं रहेंगे, हमेशा मोदी जी नहीं रहेंगे, सब्र करो करो। तो सर वो सब्र उनका चल रहा है। इस बार परिस्थितियां ऐसी थी, परंतु एक चीज जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, कितने चुन के आए ये महत्वपूर्ण नहीं। इन्होंने जहां इनकी मेजॉरिटी थी वहां बंधुआ वोटर बनके तेजस्वी को या कांग्रेस को या अखिलेश को, या अखिलेश की तो अभी बारी बाद में आएगी, वोट नहीं दिया।
और सीमांचल में ओवैसी का 5 सीटें जीतना, छठी सीट बहुत कम मार्जिन से हार जाना, और अन्य कम से कम 20 सीटों पे महागठबंधन को डैमेज करना। इसका मतलब मुसलमान इनको तभी वोट देगा जब अपना कैंडिडेट जिताने की स्थिति में नहीं रहेगा। यदि अपने बल पे अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं तो वो राजद के या सपा के या कांग्रेस के मोहताज नहीं है। मुझे आपको मैं याद दिलाऊं कि इस बार मालेगांव में हम लोग मालेगांव एक रात रुके थे, तो हमने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा, वहां पे सपा लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, और वहां पे एक लोकल व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था जिसकी पार्टी का नाम था, लंबा सा नाम था, परंतु उसको शॉर्ट फॉर्म में ISLAM कह रहे थे। सारा वोट उसको गया सर, न सपा को गया न कांग्रेस को गया मालेगांव में। और यही इन्होंने सीमांचल में किया है। आखिर 5 सीट ओवैसी को जिता दी, छठी भी जीतते जीतते रह गया। तो सर बात यह है कि ये दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर अखिलेश यादव टू और ममता बनर्जी टू, कि ये इनका अलतकिया है। अगर ये आपको आज वोट दे रहे हैं तो कल नहीं देंगे, इसलिए आप इनको अपना बंधुआ मजदूर या इन पे इनके भरोसे राजनीति मत करो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज इस चुनाव से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को गया है कि ये किसी के सगे नहीं हैं। ये एक अच्छा एक बात बताइए, 2009 में क्या हुआ था? सपा को सबक सिखाना है, 21 सीट कांग्रेस को जिता दिए थे सिर्फ इसलिए कि मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह जी को सब भाजपा में ले लिया था। तो आप इनके भरोसे राजनीति अगर कर रहे हैं, ये अपनी पूरी कीमत वसूलेंगे, और वो कीमत है अराजकता, वो कीमत है गुंडागर्दी, वो कीमत है जिहाद, वो कीमत है लॉ एंड ऑर्डर। जब इनकी ये आपको वोट देंगे और बदले में आप इनको देश को लूटने, बर्बाद करने, जिहाद करने की खुली छूट दीजिए। ये अवैध स्लॉटर हाउसेस चलाएंगे, अवैध गाड़ी चोरी और काटने का धंधा चलाएंगे और अवैध सारे काम करेंगे, और ये इनके वोट की कीमत है। अच्छा, हिंदुओं को भी अगर मुट्ठी भर मुसलमान अपने वोट के बल पे ओवैसी की 5 सीट जिता ले सकते हैं, तो हिंदू तो 80% है सर। तो ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए एक नजीर खड़ी कर दी है। आई थिंक हिंदू शुड लर्न फ्रॉम इट। जी, थैंक यू सर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वीरेंद्र जी का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूँ, वीरेंद्र जी के पास जरा बाद में जाता हूँ। ये दूसरे चरण के मतदान से पहले जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, क्या उसका कोई असर पड़ा वोटिंग ट्रेंड पर, जिसकी वजह से 18% की आबादी है बिहार में मुस्लिमों की, और जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है वो घट करके 5% रह गया है इस बार। 2010 और 2020 में 19 मुस्लिम MLA जीत करके आए थे, 2015 में 24 जीत करके आए थे, और इस बार इनकी संख्या घट करके 11 रह गई है। तो ये बम ब्लास्ट हुआ, क्या इसका भी कोई असर आप देखते हैं चुनाव परिणामों पर? आप म्यूट है। जी सर, मैं तो दोनों तरफ देख रहा हूं। मुसलमान ने भी अग्रेसिव वोटिंग की है, लेकिन वो ओवैसी और कांग्रेस की जगह ओवैसी की तरफ की, चाहे वो पूर्णिया रीजन में हो, कटिहार रीजन में हो, या फिर किशनगंज रीजन में हो। लेकिन हिंदुओं ने भी अग्रेसिव वोटिंग की है। वो पूरा रोहतास सेक्टर जो है वो बदल गया। रोहतास कैमूर के जो रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं, उसका कारण वो दिल्ली वाला ही है। और जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे इसमें नजर आई है सर, ये जितना हिंदू समाज के आगे अब ये मुसलमानों को, कम से कम बिहार में ये क्लियर हो गया, क्योंकि ढाका में रिजल्ट बता दिया कि भाई वो मुस्लिम डोमिनेंस वाला किस तरह से हारे कम मार्जिन से, कि कितना अग्रेसिव मुसलमानों ने वोट किया। ढाका का रिजल्ट रिफ्लेक्ट होता है।
इसके अलावे पप्पू यादव जो प्राणपुर के लिए ताल ठोक रहे थे, उसका रिजल्ट बताता है। और सबसे खतरनाक जो चीज हुई है वो मुझे लगता है 23 वर्ष के बाद शहाबुद्दीन के घर कोई चुनावी जीत हुई, वो ओसामा जीते और यहां हिंदू चूक गया। सब्र, जो भी सर बात कर रहे थे, बाबा जी जो बात कर रहे थे, सब्र रखो। हिंदुओं में बस यही चीज सीखना बाकी रह गया। सब चीज है, हिंदुओं को यह सीखना बाकी रह गया कि सब्र जो है सामने वाले का तोड़ना कैसे है। इस बार अगर वो जीत जाते, यही वो चुनाव था, यही वो चुनाव था। अगर ये चुनाव जीत जाती एनडीए वहां पर, तो सब्र भी टूट जाता, सब कुछ खेल खराब हो जाता, लेकिन वो ना हो सका। बाकी खेसारी हार गया। नहीं, खेसारी मुसलमान नहीं है ना सर। देखिए, अरे मतलब है तो सॉफ्टवेयर तो वही है। देखिए, वो राजद के साथ जाने वालों को मुझे पता है कि कैसे कैसे बयान दिलवाए जा रहे थे ऊपर से, उसके बारे में कभी हम एक अलग बात करेंगे। वो पूरा लेफ्ट लॉबी उनको मैसेज करता था, व्हाट्सएप करता था, स्क्रिप्ट देता था। और जो रामचरितमानस के ऊपर जिस चंद्रशेखर ने बयानबाजी की थी, उसने बाद में एक्सेप्ट किया था पब्लिकली कि मुझे तो ऊपर से बोला गया था ऐसा बोलने के लिए। सो उसमें हम नहीं जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार में तमाम जीत के बावजूद एक दो चीजें हैं जो मुझे थोड़ा सा लगा है कि अभी और सुधारा जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग वो भी अलग जगह पाएंगे। लेकिन हिंदुओं के अंदर एक क्रोध है, एक भाव था कि सबक सिखाना है, रामद्रोही को सबक सिखाना है, भारत द्रोही को सबक सिखाना है। और बहुत पहले ओमकार सर, आपने मुझसे फोन कॉल पे पूछा था कि अभिषेक, ये जो कुंभ हुआ है उसका क्या असर होगा। किसी ने नोटिस नहीं किया, हमने भी बात नहीं की है। चुनाव के रिजल्ट के बाद जब मैं अभी घूम रहा हूं ग्राउंड पर, तो कई बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ललुआ जो है कुंभ को बोला था उल्टा सीधा कुंभ के बारे में। हमारी माता बहनों ने यहां रखा था ये सब एक एक चीज कैलकुलेट करके वोट किया गया है। तो ये जीत सिर्फ दिल्ली तक सीमित रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें हिंदुत्व का कई लेयर है। वो मोदी जी का प्रेम है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है यहाँ का। मैं बार बार कहता हूं, गुजरात के बाद अगर मैंने सबसे अधिक मोदी जी के प्रति प्रेम किसी की आंखों में देखा है तो बिहारियों के लिए है। हो सकता है मैं बायस्ड हूं या कंफर्मेशन बायस भी होगा, लेकिन जिस प्रकार से वो जातियों के बंधन को तोड़ते हैं, आज तक मैंने किसी भाजपा के लीडर को इस प्रकार से बिहार में अनप्रेसिडेंट रूप से ये नहीं करते हुए देखा था। लेकिन ठीक है, ये रिजल्ट आना सुखद है हमारे लिए। अब बंगाल की तैयारी करनी है हम लोगों को। जी, बहुत अहम बातें आपने कही है अभिषेक जी। वीरेंद्र जी, आज मैं अखिलेश बाबू को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये 202 सीटें हजम नहीं हो रही हैं। बिहार का जो परिणाम आया है उसने हाजमा बिगाड़ दिया है अखिलेश यादव का। बिहार में एनडीए की अब इतनी सीटें आ गई हैं कि सरकार वो यूपी में बना सकते हैं। यूपी में भी यूपी में सरकार बनाने के लिए मिनिमम सीटें चाहिए 202, 403 के हाउस में। तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है कि जब वो बिहार में 202 ले आए 243 में, तो यूपी में भी अब वो अगर 403 में अगर जो है 395 ले आएंगे तो क्या होगा। देखिए, आप जो बात कर रहे थे मुसलमान वोट वाली और मुस्लिम विधायकों वाली, तो ये इस पे नई दृष्टि में देखिए। अभी पिछले साल खुदगर्की में जो है विधानसभा चुनाव हुआ, वहां ये मान्यता है कि वहां पे मुस्लिम डोमिनेंट फोर्स है और उनका बहुमत है, और फिर भी वहां पे बीजेपी का ठाकुर चुनाव जीत गया। संभल के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि हमारा वोट चोरी हो गया। तो राजा भैया ने कहा कि जो मुसलमान लोग जो एमएलए हिंदू वोट से जीत के आते हैं, क्या वो वोट चोरी से जीत के आते हैं। तो कुंदरकी के राजपूत मुसलमानों ने तुर्क के बजाय कहा हम तो बीजेपी के राजपूत हिंदू उम्मीदवार को वोट देंगे। ये नई शुरुआत हुई।
और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या बीजेपी हो, जिस तरीके से जातिवाद की राजनीति को सिस्टमेटिकली वो लड़ रहे हैं, इसको कैसे, इस जहर को कैसे समाप्त किया जाए, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो इनके लिए जो महाभारत में जो युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था कि उसमें कभी भोजन समाप्ति नहीं होगा, तो सपा बसपा आरजेडी के लिए जाति जो है अक्षय पात्र है। अभी अक्षय पात्र में जो है जो वोट गिरना लगातार कम हो रहा है। और जिस तरीके से पिछले 11.5 साल से केंद्र सरकार ने और बीजेपी ने सारे राज्यों में जो समावेशी राजनीति की है, इंक्लूसिव राजनीति की है, सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके, तो उसमें सरकार से, स्टेट से उसके नागरिकों को जो मिलना चाहिए वो सबको समान रूप से मिल रहा है, बिना किसी जाति मजहब के आधार पे। ये तो जिन्ना वाली राजनीति मुस्लिम लीग का माइंडसेट है कि खाली मुसलमान जो एमएलए और मुसलमान मिनिस्टर और मुसलमान एमपी और मुसलमान दरोगा और मुसलमान डीएम, मुसलमान एसपी ही मुसलमानों का भला कर सकता है। कोई भी सरकारी अधिकारी, डीएम, एसपी हो, मंत्री हो, विधायक हो, वो भारत के संविधान की सीमा में काम करता है। और संविधान की सीमा ये नहीं कहती कि आपको इस जाति को कम देना है और इस मजहब को ज्यादा देना है या कम देना है। तो ये जो कांग्रेस का जो बनाया हुआ माइंडसेट है, जो महात्मा गांधी के 1920 के खिलाफत आंदोलन के समय से ये जो माइंडसेट चला रहा है कि मुसलमान कुछ अलग है, कुछ विशिष्ट है, कुछ सेपरेट है। और मुसलमान रिप्रेजेंटेशन का मामला हमेशा जो मुसलमानों का जो अपर कास्ट है, जिसको अशराफिया कहते हैं, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, ये लोग ये मुद्दा उठाते हैं। बिहार में ये अशराफिया की आबादी मुसलमानों की बहुत कम है, यूपी में ज्यादा है। पाकिस्तान तो यूपी बना है, लखनऊ से बना है। ये जो ओवैसी है ये भी सैयद है। तो ये सैयद हमेशा हल्ला मचाते हैं। आजम खान हमारा जो है ये फर्जी सैयद है। ये जो अंसारी है गाजीपुर का, ये सैयद अंसारी है, ये जुलाहा नहीं है। ये मुख्तार अंसारी और ये जो उसका बड़ा भाई सब है जो एमपी है। तो ये और मुसलमानों के जितने संस्थाएं हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दिल्ली का इंडिया इस्लामिक सेंटर है, या दारुल उलूम देवबंद है, जमात इस्लामी है, जमातुल उलमा हिंद है, और जितनी बड़े बड़े इनके जो इनकी दरगाह है, मजार है, बिहार की आपकी बिहार शरीफ की इमारत शारिया है, हर जगह आपको मुसलमान सवर्ण बैठा मिलेगा, शेख या सैयद। और ये जो है हमेशा चाहते हैं कि आम जो मुस्लिम नागरिक है वो मजहब के मकर जाल से बाहर ना आने पाए। ये लोग हमेशा जो है सौदेबाजी करते हैं कांग्रेस से और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से, समाजवादी अब दिल्ली की जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है, उसका मौलवी समाजवादी पार्टी का एमपी बन गया रामपुर से। अब वो मौलवी है और वो भी अशराफ है। तो और बहुजन समाज पार्टी ने अशराफ का जो स्ट्रैंगल होल्ड था, जो इनकी पकड़ थी, उसको तोड़ा था और बड़ी संख्या में उन मुसलमानों को जो है विधानसभा और संसद में भेजा था जो दलित और पिछड़ी जातियों के थे। एक समय ये काम लालू ने भी किया था और ये काम पासवान ने भी किया है। तो ये जो है ये केवल जो है स्केयर क्रिएट किया जाता है और ये केवल जो इस्लाम का जो इनहेरेंट एलिमेंट है, यानी मुस्लिम सेपरेटिज्म, मुस्लिम अलगाववाद, मुसलमान कभी भारतीय समाज में जो अशराफिया है वो कभी नहीं चाहेगा कि जो मुसलमान है वो भारतीय समाज की, राजनीति की, संस्कृति की मुख्य धारा में का सहज हिस्सा, सहज सदस्य बने। वो कभी नहीं चाहेंगे। जैसे झारखंड राज्य बना आज से 20 साल पहले, तो तुरंत जो है वहां के मुसलमान नेताओं ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया कि साहब जो है झारखंड का वक्फ बोर्ड बनाइए, साहब झारखंड में जो है उर्दू अकेडमी बनाइए, झारखंड में जो है माइनॉरिटी कमीशन बनाइए, झारखंड में मतलब कुल मुझे है। और ये सारा काम करने वाले आम मुसलमान नहीं थे, यही अशराफिया के लोग थे। यही इन्होंने उत्तराखंड में किया, यही इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। तो ये हमेशा, और नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से ये जो अशराफिया, जो वहाबी देवबंदी हैं, इन लोगों की जो है सत्ता के गलियारों में धमक अब लगभग गायब हो गई है, अब बहुत कम है। और जो बरेलवी मुसलमान हैं, जो आपके दरगाह मजार वाले हैं और जिनको देवबंदी कहते हैं कि ये कबर पुजवे मुसलमान हैं, इनकी पूछ अब बढ़ गई है। तो ये तो वहाबी जो है हमेशा सरकार के खिलाफ रहते हैं और वहाबियों को केवल का एक काम है कि सत्ता जो भी हो उसकी दलाली करो, सरकार से पैसा लो,
ये जो सच्चर कमेटी बनी थी आपके यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह के समय, ये किस लिए बनी थी? उससे जितना सच्चर कमेटी के तहत 40,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे राज्यों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बांटा था, उसका बड़ा हिस्सा इनके वो इनकी जेब में गया है, आपके वहाबियों की। और जो ज़कात फाउंडेशन है, पूरे देश भर से आपका ईद में, बकरीद में जो लोग पैसा ज़कात में देते हैं, दान में देते हैं, वो पूरा पैसा जाता है दिल्ली के ज़कात फाउंडेशन में, और वो देश भर के मदरसों में बढ़ता है और नई मस्जिदों के बनाने के लिए बढ़ता है, और उस पर पूरा कंट्रोल इसी अशराफिया का है, शेख और सैयद का। तो ये एकदम फर्जी बात है कि मुसलमान के एमएलए कम हो गए, मुसलमान के एमपी कम हो गए। अरे जो देश की सरकार का अपने नागरिकों के प्रति जो दायित्व है और जो कल्याणकारी काम करना है, क्या सरकार की ओर से उसमें कोई कमी है? क्या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव है? इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। क्या जो है, क्या यूपी में जो यूपी गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है मदरसों को, क्या उसमें कमी आई? क्या यूपी गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो ग्रांट देती, क्या उसमें कमी आई? क्या मुस्लिम छात्रों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग की कोचिंग के लिए जो छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, क्या उसमें कोई कमी आई? क्या यूपी में मेडिकल कॉलेज में जो मुस्लिम छात्र जो सेलेक्ट होते थे, जो उनकी संख्या थी, क्या उसमें कमी आई? क्या यूपी में जो प्राइमरी टीचर हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उसमें जो सारी जो भर्तियां हो रही हैं, क्या उसमें मुसलमानों की भर्ती नहीं हो रही है? ये बात बताइए ना। तो ये खाली एमएलए बन जाएगा और खाली मुसलमान एमएलए होगा, तभी वो मुसलमानों के हित की रक्षा कर पाएगा, ये तो जिन्ना की मुस्लिम लीग के जमाने का आइडिया है, अब ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है भट्ट साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने एलोबरेट किया है। बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी, मैं देख रहा था कल तो खैर खरगे साहब के यहाँ मीटिंग हो रही थी, काफी लंबी मीटिंग चली, और हारने के बाद एक लंबी मीटिंग चलती है इनकी, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अजय माकन आए, केसी वेणुगोपाल आए, और उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हुई है, 2 हफ्ते में सबूत देंगे। भूकंप की बात, ज्ञापन देना चुनाव आयोग को, एफिडेविट में ज्ञापन देना चुनाव आयोग को। भूकंप की बात ये करते थे, ये एटम बम की बात करते थे, हाइड्रोजन बम की बात करते थे, कोई कारगर नहीं हुआ, और अब कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। इनको अपने घर के भीतर की गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है क्या? सर, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक दो पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूं। आपने कहा कि मुसलमान कम चुन के आए। सर, 15 माफिया खानदानों को टिकट दिए गए थे, 8 वही अशराफिया के, 8 एनडीए ने दिए थे, 7 महागठबंधन ने दिए थे। वो 7 में एक ओसामा जीता है, शाहबुद्दीन का लौंडा, बाकी ज्यादातर हार गए हैं, रीतलाल यादव हार गए, पर वो जो एनडीए ने दिए थे वो उनमें से ज्यादातर जीते हैं, शायद ज्यादातर। बेहतर अभिषेक भाई उनके पास डाटा होगा। ये तो सिर्फ महागठबंधन में, पता नहीं कांग्रेस इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। सर, इन 15 गुंडों का चुनाव लड़ना, उसमें से 8 का 9 का जीत जाना, ये मैं ज्यादा खतरनाक मानता हूं। ये हमारे लिए, समाज के लिए, उन जो 11 मुसलमान चुन के आए हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जितने ये महागठबंधन वाले चुन के आए हैं ना, ये उन 11 मुसलमानों से कम खतरनाक नहीं है। वो जयपुर डायलॉग्स के शत्रुबोध वाले पूरे 3 दिन के विचार विमर्श में मेरा ये मानना था कि भैया, कम से कम जो सामने से शत्रु दिखाई दे रहा है वो दिख तो रहा है, हमारे बगल में जो सेक्युलर और लिबरांडू खड़ा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। खैर चलिए, तब आ जाते हैं
आपके बाद वाले प्रश्न पे कि गड़बड़ी हुई है। सर देखिए, कांग्रेस की बड़ी मजबूरी है, और ये मैं क्रेडिट दूंगा मोदी, अमित शाह जी, योगी जी और पूरी भाजपा को, कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 10 साल की मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 8 साल हो गए योगी जी की एंटी इनकम्बेंसी को, ये कोई कायदे का मुद्दा नहीं ढूंढ पाए। और इनको अपना, हमारा घोड़ा लंगड़ा है सर। वो होता है कि वो फर्टिलिटी क्लिनिक में जब बहू का चेकअप कराया जाता है ना, तो सास और ससुर इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हमारे लड़के का स्पर्म काउंट लो है, या हमारा लड़का किसी काम का नहीं है। तो कई बार बहू अपने लेवल पे फिर उसका इलाज खोज लेती है, क्योंकि बहू को डॉक्टर बोलता है कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हारा पति ही झंडूस है। सर सेम यही प्रॉब्लम कांग्रेस की हो गई है। वो ये बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे लड़के का स्पर्म काउंट एकदम 0 है। वो सत्ता सुंदरी को उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा चुनाव में। तो सर अब कैसे बेचारा खड़गे कैसे मान ले कि हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, नेता नहीं है, संगठन नहीं है। सर पूरे अभी सोशल मीडिया आप देख लीजिए, एक एक सीट का चुनाव प्रबंधन बीजेपी ने कैसे किया है। एक एक सीट पे कहां से क्या प्रॉब्लम थी, किस नेता को लगाना है, किस नेता का रोड शो कराना है, किसकी। सर है 15 दिन से जो है अमित शाह जो है होटल में बैठे हैं, सारे सीसीटीवी कैमरों पर टेप चिपका दी गई है, सारा दिन फोन करते हैं, सारा दिन जायजा लेते हैं, सारा दिन रिपोर्ट लेते हैं। एक एक विधानसभा में एक एक सांसद जो है एक एक महीने से पड़ा है। 400 से ज्यादा नेता जो है 3 महीने से एकदम डेरा डाले बैठे हैं। सर ये इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। ऐसे ही चुनाव जीत जाते हैं क्या? क्या कर रही थी कांग्रेस? तो फिर कांग्रेस ये स्वीकार करेगी क्या कि हमारा लड़का झंडूस है, हमारे पास संगठन नाम की चीजें नहीं है? जो ये भी जो थोड़े बहुत वोट आए सर, ये तो तेजस्वी की वजह से आए हैं। मैं कम से कम 10 सीटें ऐसी गिना सकता हूं जो सचमुच अगर कांग्रेस चाह जाती तो जीत सकती थी, बहुत क्लोज मार्जिन में। सासाराम जिले की भभुआ, कैमूर, इस एरिया में बहुत सारी सीटें आ रहे हैं। 2 सीटें तो मुझे अभी भी याद है, चेनारी और सासाराम, ये गढ़ रहे हैं कांग्रेस के मीरा कुमार जी बहुत ही अन्याय कर रहे हैं आप। इतने तेजस्वी नेता के साथ, राहुल गांधी के साथ, इतना मेहनत करता है, ओवर टाइम लगा करके मछलियां तक पकड़ता है, और आप तालाब में कूद जाता है, तालाब में कूद जाता है। सीरियसली नहीं लेते आप लोग। मेहनत कोलंबिया में जाके कर रहा है, मेहनत लंकावी में कर रहा है, पसीना बहा रहा है वहां पटाया बीच पे, बैंकॉक में, थाईलैंड में, अभी लंदन में पसीना बहा रहा है। चुनाव लड़ना है यूपी में, बिहार में, बंगाल में। अरे वो तपस्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, यह आप नहीं समझ पाएंगे। चलो मैं जरा अभिषेक जी को जोड़ लेता हूं। आप तो राहुल गांधी को सीरियसली लेते नहीं है, तो अभिषेक जी ये बताइए, कुल मिलाकर के ये मैसेज क्यों जा रहा है पूरे देश में कि लालू यादव के घर में पिटाई विटाई होती है? पहले ऐश्वर्या के साथ, तेज प्रताप की पत्नी के साथ मारपीट हुई, उसने कहा बाहर निकल करके कि राबड़ी देवी ने पीटा है। इस बार तो लालू यादव की अपनी बेटी रोहिणी ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई है। बाद में पता लगा कि चप्पल किसी और ने नहीं, उनके छोटे भाई तेजस्वी ने उठाई है। तो ये तो बहुत सीरियस मैटर हो चला है, और बहुत ही एक इतना खराब संदेश जा रहा है इस परिवार के बारे में। बाकी के एलिगेशन हैं, उनसे भी कोई ये परिवार गौरवान्वित नहीं हुआ है, छवि ऑलरेडी रसातल में है, लेकिन इस घटना ने तो रही सही कसर पूरी कर दी है।
इस मुद्दे पे तो बहुत कुछ कहने को था, लेकिन बिहारियों ने बिहार को बचा लिया। जिस प्रकार का परिवार तेजस्वी के आसपास इर्द-गिर्द है और जिस प्रकार से हमारी जो सोच है, ये हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी का प्रवेश हुआ है राजद परिवार में। देखिए सर, सारी बहनें, आज 4 बहनें और छोड़ के गई हैं, और जब दिल्ली पर एयरपोर्ट पर थी, रोहिणी का गला रोते-रोते बैठ चुका था, वो बोल नहीं पा रही थी, और लेटेस्ट पीसी में उन्होंने ये कहा कि किसी भी परिवार में हम यही कहेंगे कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी ना हो, जो करना है परिवार के लिए वो बेटा करे। यहां तक लिख दिया कि भाई अगर नहीं हो तो हरियाणा वाले अपने मित्र से करवा ले। सर फुटअव्वल की स्थिति है, किंतु ये स्थिति है क्यों? थोड़ा पहले लेके चलता हूं। मदन शाह को जब टिकट नहीं मिला था तो कुर्ता फाड़ के कह रहे थे कि हम श्राप देते हैं, 25 सीट से ज्यादा ये जीत नहीं पाएंगे, बहुत घमंडी हो गए। तो ये घमंडी क्यों है? क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि भाई कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी नजरबंद है, कैद है, परिवार द्वारा कैद है। हमने तो यही देखा कि लालू जी हेलोइन मना रहे थे अपने बाल बच्चों के साथ, वो भाऊ भाऊ भकाऊ भकाऊ खेल रहे थे। हम लोग भकाऊ भकाऊ बोलते हैं, हमारे दादा लोग भी खेला करते थे। एक सीरियस बात अब यहां से बोलते हैं सर। बिहार में 90 के दशक में बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे किडनैप हुए और मारे गए। उनके भी दादा उनके साथ भकाऊ भकाऊ खेलना चाहते थे। कर्मों का फल तो सर इसी जन्म में भोगना है, कहीं और नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह के हैं, अब आप देखेंगे पूरा परिवार टूटेगा, कुनबा टूटेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता लिखी है मैंने, आज ट्वीट की है, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, वायस श्रृंगार लूटेंगे, आखिर तू हिंसा का उत्तरदायी होगा। तो ये जो है वो सब कुछ आ रहा है वहां पर, सारी चीजें ले दे के वहां पहुंच रही है। इसलिए ये मुझे, मेरा मानना है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और परिवार का मामला था, परिवार में सलट जाता तो ठीक है, लेकिन जो संजय यादव पर एलिगेशन है, अच्छा जो दूसरा आदमी जिस जमीर के बारे में बात हो रही है, यूपी सरकार ने उस पे कई केस लाद रखे हैं, और वो यूपी सरकार से बाबा जी के डर से भाग के वहां पे बिहार में शरण लिए हुए था। अब बिहार में भी शरण लेना थोड़ा, अरे वो रिजवान जहीर का दामाद है भाई, वो रिजवान जहीर माफिया है, यूपी का दामाद है उसका वो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो रमीज मियाँ के लिए वो जमीन भी अब छोटी पड़ेगी। उम्मीद करेंगे कि अब वो बंगाल की तरफ जाएंगे। भट्ट साहब आपके पास आते हैं। ये अखिलेश यादव ने भी तो अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन लिया था, और माइक ही नहीं छीना था, उनकी कुर्सी भी छीन ली थी, उनको उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया था। ये दोनों तरफ बिहार में भी और यहाँ भी, ये क्या मुगल काल में जी रहे हैं क्या? जैसे मुगल शासक अपने ही रिश्तेदारों को उठा करके बस ये कत्ल नहीं कर रहे हैं, वो कत्ल भी कर देते थे, काल कोठरी में डाल देते थे, पीने के लिए पानी भी नहीं देते थे, खाने के लिए खाना भी नहीं देते थे। कुछ वैसा सा ही रास्ते पर चल निकले हैं क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी में और आरजेडी में मूलभूत अंतर है। समाजवादी पार्टी के पास चौधरी चरण सिंह की विरासत है, जो 1967 में जब चौधरी साहब कांग्रेस से बाहर निकले और उन्होंने लोक दल बनाया, जो बाद में भारतीय क्रांति दल हुआ, और फिर वो 77 में जनता पार्टी में विलय हो गया और वो फिर से लोक दल हो गया। 88 में वो जनता दल में वो क्या नाम उसका विलय हो गया, और 90 में मंडल आयोग लागू होने के बाद वो लोकदल केवल मेरठ बागपत में सिमट के रह गया। और उसके बाद 1992 और फिर वो जो है, और जनता दल के बाद मुलायम सिंह ने बनाई समाजवादी जनता पार्टी, और फिर वो उन्होंने अक्टूबर 92 में बना ली समाजवादी पार्टी। तो मुलायम सिंह के पास, समाजवादी पार्टी के पास फिर भी समाजवादी आंदोलन की एक विरासत है। और फिर लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने चौधरी चरण सिंह जैसे सम्मानित आदमी का नाम तो ले दिया,
पर चरण सिंह ने तो मुलायम सिंह को नहीं कहा होगा ना कि कार सेवकों पे गोली चलवा दो। नहीं, तब तो चौधरी साहब थे ही नहीं दुनिया में, उनका तो देहांत हो गया था 87 में। तो उनकी विरासत के कहां से वारिस होगी ये? नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। जो पॉलिटिकल स्पेस चौधरी चरण सिंह ने क्रिएट किया था उस पे कब्जा है समाजवादी पार्टी का, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जो पॉलिटिकल स्पेस चौधरी साहब ने क्रिएट किया था उस पे आज कब्जा मुलायम सिंह यादव का है, और मंडल आयोग लागू होने से उनका कब्जा और मजबूत हो गया। मुलायम सिंह यादव 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव की जो राष्ट्रीय जनता पार्टी है उसके पास कोई विरासत नहीं है, वो उनकी अपनी क्रिएशन है। और फिर मुलायम सिंह यादव की राजनीति में दुश्मनियां नहीं थी किसी से, वो सबसे उनका सामंजस्य रहा है, कांग्रेस से भी, अटल बिहारी वाजपेयी से भी, लाल कृष्ण आडवाणी से भी, तमाम लोगों से। वो लालू यादव की तो जनता दल में दुश्मनी हो गई थी। और आपको याद होगा 1997 में जब केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ही इनके खिलाफ जो है सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी। तो और बिहार अकेला राज्य है जहां राज्यसभा का चुनाव काउंटरमेंट किया गया। आज तक कभी राज्यसभा का चुनाव किसी राज्य में काउंटरमेंट नहीं हुआ है, जिसमें केवल विधायक ही वोट देते हैं। वो चुनाव तक रद्द करना पड़ा चुनाव आयोग को, ये अनूठी घटना है। तो इस नाते लालू यादव और प्लस समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी चरण, वो मुलायम सिंह यादव के एक ही पुत्र हैं अखिलेश यादव। लालू का परिवार बहुत बड़ा है, वहां पे दावेदार बहुत सारे हैं। जो लूट का जो विशाल साम्राज्य बनाया है लालू यादव ने, वहां ये झगड़ा जो हो रहा है, जो रोहिणी आचार्य जो आंसू बहा रही है, ये लूट के माल के बंटवारे का ही झगड़ा है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो ऐसा कोई यहाँ पे यूपी में समाजवादी पार्टी में ये सारा मामला था, लेकिन वो अखिलेश यादव में, चाचा में, परिवार के अंदर ही एक सम्मानजनक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो गया। शिवपाल यादव ने चुनौती दी थी, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन वो सपा में वापस लौट आए हैं। उनका बेटा बदायूं से एमपी हो गया है। तो कुल मिलाकर के 17 के ऊपर समाजवादी पार्टी में शांति है। तो लालू यादव की पार्टी में समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी में बहुत बुनियादी मूलभूत अंतर हैं। और समाजवादी पार्टी भले सत्ता में ना आए 27 में या 32 में, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास एक मिनिमम पॉलिटिकल स्पेस यूपी में रहेगा। आरजेडी अगर सत्ता में नहीं आती है अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में, तो आरजेडी के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर अस्तित्व का संकट नहीं आएगा, एटलीस्ट इन कमिंग डेकेड्स, सत्ता में भले ना आए। ये असर है। अभिषेक जी जाने वाले हैं। अभिषेक जी, जानकारी ये मिल रही है कि अकेले रोहिणी नहीं गई है, बल्कि जो राजलक्ष्मी है, जो चंदा यादव है, उन्होंने भी पटना में राबड़ी का आवास छोड़ दिया और वो दिल्ली जा रही हैं। तो ऐसा लगता है, और उनकी तरफ से भी बयान आए हैं कि हम लोग अपने ससुराल जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लालू के परिवार में जम करके जूतम पेजार हो गया है। बिल्कुल, वो स्वाभाविक सा था। मैं बार बार एक बात की तरफ पिछले आपके चैनल पर ही कई बार कह चुका हूं सर, कि हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं जब धन इकट्ठा करते हैं कि उस धन पर हम विराजेंगे नहीं, हमको तो जाना होगा। हमारे बाद उस धन पर किसकी दृष्टि है। और लालू प्रसाद यादव जी ने जमीन से लेकर के, जितनी नौकरी से लेकर के, आईआरसीटी से लेकर के, ये सब किया, उस पर अब किसकी दृष्टि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। और दर्शकों से जी, तो एक बेटे को तो निकलवा दिया जी, अपनी बात पूरी करिए जी। अब बड़े बेटे को निकलवा दिया, तो इसके बाद अब बचता कौन है? जो और थोड़े बहुत दावेदार होंगे उनको साइडलाइन करो और बस कहानी खत्म। यही चल रहा है। दर्शकों से एक निवेदन है कि आप लोग लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना बरतें। अभी 2500 से ज्यादा लाइव देख रहे हैं, और जो लाइक बटन पर मैं देख रहा हूं करीब 600 650 पुश हैं। तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमारी रीच बढ़ जाती है और इसका फायदा चैनल को मिलता है। जी बाबा जी।
मैं 1 मिनट सर, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा सर। जो समझदार परिवार होते हैं ना, उसमें बेटियों को विवाह के बाद मायके में कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए, समझदारी यही कहती है। पर यहाँ पे एक सामान्य परिवार नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जिसने लूट के घर भर रखा है, और वो सारी लड़ाई उस डकैती के माल के बंटवारे की है। और वो जितने लड़कियां और उनके दामाद हैं लालू के, प्लस वो बड़ा बेटवा और सब, और ऊपर से राजनीतिक विरासत। तो सर बात यह है कि चूंकि लूट के माल का बंटवारा होना है, इसलिए लड़कियां भी वहीं, वो सर जब वो जो गिद्ध होता है ना, वो बहुत ऊपर से उड़ के मंडराता रहता है जंगल में, और इसीलिए उसको गिद्ध दृष्टि कहा गया है। बहुत तेज दृष्टि होती है, और मरी हुई भैंस उसको जो है ऊपर, वो 3 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होता है, वहां से दिख जाती है, और फिर पूरी डाइव मारता है, और एक पूरी भैंस को 50 गिद्धों का समूह जो है 1 से 1.5 मिनट में खा के खत्म कर देता है। तो सर ये लालू का परिवार वो गिद्ध है जो बिहार को लूटने के लिए, बिहार की मृतदेह को नोचने के लिए मंडराता रहता है। सर अब चूंकि उनको पता लग गया कि नहीं, ये तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बिहार पे तो नीतीश बाबू कायम रहेंगे, इसलिए सर वो, और सफलता के बहुत बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है सर। अब तो सारा ठीक रहा, तेजस्वी, अच्छा कल्पना कीजिए सर कि यही तेजस्वी ये चुनाव जीत गए होते, तो क्या ये एक को लड़की और दामाद छोड़ के जाता, आपको लगता है? हाँ, नहीं जाती ना। तो अब सब लूटने खसोटने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो बहू ने कब्जा कर लिया है, रेचल जी ने। हेलोवीन मन रही, तो लड़कियों का अब काम ही नहीं बचा सर। अच्छा, ये तो फिर भी जब तक राबड़ी जिंदा है, लड़कियों के बारे में बड़ा कहा जाता है कि जब तक माँ जिंदा होती है मायके आती है, जब माँ नहीं रहती तो फिर भाभी के भरोसे कौन मायके आता है सर। तो सर भाभी ने और भाई ने जो है वो माँ के जिंदा रहते ही उनको औकात बता दी है, गाय जाओ अपने अपना घर संभालो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और दर्शकों का विशेष, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुटे। और एक निवेदन रहता है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें वीडियो को, और अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबा दें, और उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले जितने प्रोग्राम हैं, जितने वीडियो हैं, उनके नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिलते रहें। बाबा जी का चैनल है बाबा जी की खरी खोटी, और अभिषेक तिवारी जी का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, उनको भी आप कोऑपरेट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, और वीरेन जी आपका भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर।